जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्लास 10 के लिए। जी हाँ, क्लास 10 के जो कि है हम लोगों ने जो कि एक नई सीरीज स्टार्ट की, जिसके तहत हम लोग क्लास 10 के प्रीवियस ईयर्स के जो कि प्रश्न देखेंगे। जैसे 2024 के, 2023 के, ठीक है, 2022 के, 2021 के, ठीक है, 2020 के, 2019, माफ़ कीजिए, हाँ, 2019 के, और उसके बाद 2018, 17 और 16 और 15 तक के देखेंगे हम लोग जो कि है। तो इसमें जो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं 2022 का। ठीक है, देखिए 22 का जो कि है अनमोल एग्जामिनेशन जो आप लोग का हुआ था, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 में, टर्म 1 में एमसीक्यू प्रश्न, जिसमें 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न थे, तो उसको हम लोग देखेंगे। देखिए सामाजिक विज्ञान का जो कि है ये रहने वाला है, तो महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू से स्टार्ट कर दें। वीडियो को जो कि है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हैं, जल्दी से वीडियो को जो कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जो कि जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने और दोस्तों तक, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। देखिए 2022 का लाए हैं, इसका 23 का, 24 का, और उसके बाद जो कि है प्रीवियस ईयर्स जो पुराने हैं उनको भी हम लोग लाएंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों देखने को मिलेगा। तो फटाफट आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। देखिए तो हम लोग सोशल साइंस का देखेंगे। ठीक है, देखिए 2022 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे सोशल साइंस के, तो वो कुछ इस प्रकार के हैं। ठीक है, इसमें से जो कि है कुछ प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप लोग सभी के प्रश्न को जो कि है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो कि है देखते हो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो कि ज़्यादा जैक बोर्ड द्वारा दिया जाता है। हाँ, 1 साल पुराना नहीं दिया जाता, लेकिन 2 साल 3 साल वाला अधिक दिया जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोग का है यहाँ पे, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए जुलाई 1830, जुलाई 1815, जून 1821 या जुलाई 1832। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1830। ठीक है, जुलाई 1830 में प्रथम विद्रोह हुआ था, जिसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 आप लोग का कुछ इस प्रकार का प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न आप लोग का है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है? ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का। तो देखिए इसमें आप लोग का नेपोलियन, ठीक है, निकोलस, उसका देखिए यहाँ पे हो जाएगा जोसेफ मैसनी और मेटरनिक। तो देखिए पहला तो हो जाएगा नेपोलियन। तो नेपोलियन तो ऐसा कथन कभी बोलता ही नहीं था। बाकी निकोलस तो रूसी के, जो कि रूस के राजा होते थे, उनको कहा जाता था, तो वो भी ऐसा नहीं बोलेंगे। अब बचा मैटरनिक और मैसनी। ठीक है, जोसेफ मैसनी। तो हमेशा आप लोग क्या कीजिएगा, जो जोसेफ मैसनी था वो ऐसा कथन बहुत कहा है। ठीक है, तो इसके 2-4 कथन हो जाएगा। ठीक है, और मैटरनिक ने भी 1-2 कथन ऐसे कहा है। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी ये सभी यूरोप को सर्दी खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो वो मैटरनिक का कथन है। बाकी ज़्यादातर जोसेफ मैसनी को ही देखने को मिलता है। बाकी एक जो कि है वो मैटरनिक का है। चलिए प्रश्न संख्या 3 को अब हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 हम लोग का है, निम्न में से कौन से घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया था? ठीक है, तो देखिए आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, नेपोलियन का आक्रमण। देखिए आक्रमण से तो कभी राष्ट्र मतलब देश के प्रति जो कि भावना बढ़ नहीं सकती है। उसका यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो देखिए इटली और जर्मनी का एकीकरण से जो कि आप लोग को जो कि है लड़ने की जो कि है भावना उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, बचा फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति से हमें जो कि है गणतंत्र, राजतंत्र और आप लोग का राष्ट्रवाद जो कि है, इन तीनों को जो कि हमें परिभाषा मिलते हैं। तो ये भी आप लोग का नहीं होगा। आप लोग का हो जाएगा यूनान का स्वतंत्र संग्राम। इसमें जो कि है बहुत सारे इलाकों में, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में, यूनान के बहुत ग्रामीण इलाकों में, यूरोप के कुछ इलाकों में जो कि है राष्ट्र की भावना जो कि है अधिकतम बढ़ रही थी। ठीक है, राष्ट्र की भावना जो कि है मेन जो कि है आप लोग का यूनान का स्वतंत्र संग्राम से बढ़ा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आप लोग का कुछ इस प्रकार का प्रश्न है कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो देखिए गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और इनमें से सभी। देखिए गरीबी के कारण भी था, भुखमरी भी थी और बेरोजगारी भी थी। तो तीनों के तीनों आप लोग को हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग को। प्रश्न संख्या 4 में देखिए प्रश्न संख्या 4 हम लोगों ने कर लिया। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 5 आप लोग कुछ इस प्रकार का है कि निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो हमेशा आप लोग को जो कि है ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोग को दोनों याद रहना चाहिए, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। ठीक है, यंग इटली और एक यंग यूरोप, इन दोनों का स्थापना एक ही व्यक्ति ने किया था, उसका नाम आप लोग को याद रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए मेटरनिक, जोसेफ मैसनी, बिस्मार्क और कावूर। तो देखिए मैं बता दूं कि जोसेफ मैसनी था, इन्होंने किया था। ठीक है,
वर में यंग इटली और मोसाई में यंग यूरोप का गठन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यंग इटली का भी जूसेपे मैसनी नहीं किया था और यंग यूरोप का भी जूसेपे मैसनी ने भी किया था, जो कि दोनों एक गुप्त संगठन। देखिए, इस प्रश्न को आप लोगों को घुमा के भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन व्यक्ति गुप्त संगठन का सदस्य था। तो ऐसे में भी आप लोगों को जो कि है मैसनी ही होगा, क्योंकि मैसनी ने जो कि है गुप्त संगठन का सदस्य भी रह चुके हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी, ठीक है, इजाफा होने के कारण खर्चों की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। तो युद्धों के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, इनमें से सभी। तो इसका जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। देखिए, इनमें से सभी क्या गया था, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, ठीक है, और करों में भी वृद्धि की गई थी, और युद्ध के नाम पे कर्ज अधिक भी लिए गए थे। तो तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख के, ठीक ना, कि अहिंसा का धर्म, ठीक है, सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था। देखिए, अहिंसा, इसी से आप लोग जो किया है इस प्रश्न का उत्तर आप लोग आसानी से दे सकते हो। ऑप्शन में यहाँ पे महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर इंदिरा गांधी। तो देखिए, अहिंसा मतलब बापू, बापू मतलब गांधी, ठीक है, अहिंसा मतलब महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी को लगता था कि अहिंसा का धर्म ही सर्वोच्च धर्म है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग का क्या कह रहा है कि इस प्रश्न को भी आप लोग थोड़ा सा अच्छे से हिसाब से यहाँ पे नहीं आया, लेकिन आप देख लीजिएगा। ये प्रश्न जो कि आप लोग का बिगली टेस्ट में भी पूछा गया, ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग भेज दीजिएगा, क्योंकि उतना आप लोगों ने पढ़ लिया। देखिए, यहाँ पे जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गाँव वाले, ठीक है, गाँव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। तो देखिए, यहाँ पे बैसाखी मेला, उसके बाद पुष्कर मेला, कुंभ मेला, माघ मेला। तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैसाखी मेला। ठीक है, वैसाखी मेला जो कि है अमृतसर में हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय, ठीक है, वायसराय इरविन को लिखे खत में महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। तो ये भी आप लोगों का जो कि उत्तर है, ये आप लोग को आसानी से दे दोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है, यहाँ पे नमक, जल, वस्त्र और संपत्ति। तो देखिए, जल के लिए तो कभी भी महात्मा गांधी ने आंदोलन नहीं किया, वस्त्र के लिए भी नहीं किया, संपत्ति के लिए भी नहीं किया, उन्होंने किया तो क्या, सिर्फ नमक के लिए, जिसको हम लोग दांडी मार्च या दांडी यात्रा या नमक कानून कहते हैं। तो नमक हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, जो हिंद स्वराज पुस्तक था, ये प्रश्न आप लोग का बिगली टेस्ट में भी पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, हिंद स्वराज यानी कि महात्मा गांधी इसके लेखक थे। इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, 11 नंबर का प्रश्न को देखते हैं अब हम लोग। देखिए, 11 नंबर का प्रश्न जो कि है यहाँ पे है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए, जिस तरह इटली का एकीकरण जो कि है, इटली का एकीकरण मैसनी ने किया था, ठीक है, यानी कि यंग इटली का निर्माण मैसनी ने किया था, उसी तरह जर्मनी का एकीकरण यानी कि यंग जर्मनी कह सकते हैं, या फिर जर्मनी का एकीकरण जो कि है ओटो वन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है, आप लोग बिस्मार्क याद रखिएगा तो हो जाएगा, बाकी ओटो वन बिस्मार्क इसका पूरा नाम था। चलिए, अब 12 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, चोरी चेरा कांड किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो देखिए 1920, 1919, 1921, 1922। तो इसका हो जाएगा 1922। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है, बाकी 1919 में आप लोग का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न हम लोग का यहाँ पे रहने वाला है। देखिए, ये प्रश्न हम लोग का है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू, ठीक है, ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे पवन अपरदन, चादर अपरदन, मृदा अपरदन, परतदार अपरदन। तो देखिए, इस प्रश्न का जो कि उत्तर हो जाएगा पवन अपरदन। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे इसको जो कि है मृदा अपरदन भी कहते हैं कि देखिए मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है मृदा की को उड़ा के ले जाने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे उड़ तो मृदा ही रहा है, तो इसका आंसर तो मृदा अपरदन ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, पवन द्वारा मैदान अथवा
ढलुवा क्षेत्र से मृदा को उड़ा कर ले जाना। तो आप लोग बुक में देखिएगा, इसका जो ये उत्तर पवन अपरदन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन जो है पवन अपरदन दिया हुआ रहेगा, तो बुक के अनुसार इसका जो कि उत्तर पवन अपरदन ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 14 नंबर का प्रश्न का हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनका नाम है। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव, ठीक है। समाप्ति के आधार पे आप लोग का हो जाएगा नवीकरण और अनवीकरण। और यहाँ पे जो कि आप लोग का हो जाएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ये आप लोग का जो कि हो जाएगा संभाव्य के आधार पर हो जाएगा विकसित और संचित कोष, बाकी राष्ट्रीय आधार पर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का पूछा गया है कि निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा या काली और पीली मृदा। तो इसका माफ कीजिए, लाल और पीली मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा, ठीक है। काली मृदा को जो कि आप लोग रेगुड़ मृदा भी कह सकते हैं और काली कपासी भी कह सकते हो। चलिए 15 नंबर का हम लोग 16 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे ये भी सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, जून 1919 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो देखिए, कैंपस, जॉर्डने, साओ पाउलो या फिर कर्टुबा, पराना, रियो डी जेनेरो और सोल्वाडोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो, ठीक है। रियो डी जेनेरियो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। तो देखिए, झारखंड हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये नहीं होगा, झारखंड होगा, उड़ीसा और राजस्थान ये भी नहीं होगा, झारखंड, गोवा, असम ये भी नहीं होगा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है, ठीक है। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 है। तो देखिए इसका जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 33%, ठीक है, 33%, 43%, 23% और 53%। तो देखिए इसका जो कि आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 43%, ठीक है। 43% जो कि आप लोग का भू क्षेत्र यानी कि मैदान है, ठीक है। 43% आप लोग का मैदान है। और इसके बाद जो कि आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखिए 27% जो कि आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको जो कि है यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जैसे ईंधन और वनों के अपार संचयन के रूप में किस क्षेत्र से जाना जाता है। तो पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पठारी क्षेत्र। देखिए ये जो कि ये तीन जो कि इसके 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए जैसे कि अभी आप लोगों ने इससे पिछला वाला प्रश्न देखा, ठीक है, जिसमें आप लोग का जो कि है मैदान का क्षेत्र पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ को आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जो आप लोग को देखिए कोई भी देश हो, ठीक है, उसमें कोई भी चीज़ 100% होती है। तो हम लोग 40% मान सकते हैं मैदान आप लोग का है, मैदान, ठीक है, मैदान, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो का होता है पठार, ठीक है, पठार जो आप लोग का 27% है। अब बचा कितना प्रतिशत, देखिए दोनों को जोड़िए तो 7 यहाँ बचेगा, तो 70 यानी कि 30%, यानी कि पर्वत। तो पर्वत आप लोग का कितना बचा, 30%, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इसको याद कर सकते हो, सबसे ज़्यादा है मैदान, फिर मैदान, पर्वत, पठार, ठीक है, मैदान, पर्वत और पठार। तो सबसे ज़्यादा आप लोग का मैदान हो जाएगा 40%, फिर पठारी इलाका हो जाएगा जो आप लोग का 27% हो जाएगा, और उसके बाद पर्वतीय इलाका हो जाएगा 30%, ठीक है, क्योंकि पर्वत होता है तो उस प्रकार आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे नीचे होता है मैदान, फिर पठारी, फिर पर्वत, ठीक है। तो 43, 27 और 30 इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो। बाकी आप लोग देख लेना प्रश्न को। उसके बाद हम लोग 20 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। देखिए 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, ठीक है। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 21वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 21वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपनी खेती की जाती है। तो पंजाब, उत्तरांचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान। तो देखिए उत्तरांचल जिसे उत्तराखंड भी कहते हैं, तो ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 उत्तरांचल, ठीक है, जिसको आप लोग उत्तर
उत्तराखंड भी कह सकते हैं या फिर उत्तरांचल भी उसी को कहते हैं। अब 22वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 22वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1950, 1927, 1980 या 1972। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 को लागू किया गया था। ठीक है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 को लागू किया गया था। उसके बाद 30वां नंबर का प्रश्न हम लोग को यहाँ पे है। यहाँ पे 30वां नंबर का प्रश्न है, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आती है? तो इस जो 23 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना, भांगड़ा नांगाल, ठीक है, परियोजना, व्यास परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भांगड़ा नंगाल, ठीक है, भांगड़ा नंगाल परियोजना। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 25 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए 25 नंबर का प्रश्न आप लोग को यहाँ पे पूछा गया है कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा था? तो फ्रेंच और डच, डच और जर्मन, फ्रेंच और सिंहली, फ्रेंच और जर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फ्रेंच और डच। ठीक है, फ्रेंच और डच। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 26वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 26वें नंबर का प्रश्न है, श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? तो हिंदू को नहीं, यहाँ पे देखिए हिंदू है, मुसलमान, बौद्ध और ईसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म, जो सिंहली है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं अधिकतर। अब हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि लोकतंत्र की एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका जो कि यहाँ पे देखिए संसद, जनता, राज्य और न्यायालय। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिद्धांत पूछा। ठीक है, बुनियादी सिद्धांत, तो जनता नहीं होगी तो लोकतंत्र देश क्या फायदा? तो उस देश के लिए जनता जो कि महत्वपूर्ण है। फिर संविधान, तो संविधान और जनता। और देखिए लोकतंत्र के कुछ जो सिद्धांत है वो मैं आप लोग को बता दूँ, ये 3 महत्वपूर्ण रहते हैं। पहला तो संविधान, दूसरा जनता और तीसरा चुनाव। यह तीनों चीज़ अगर नियमित रूप से हैं और होता आता है तो वह एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें आप लोग को चुनाव प्रति 4 या 5 वर्ष में चुनाव होना निश्चित है। तब वह एक लोकतांत्रिक देश होगा। उसमें जनता के द्वारा चुना गया, लोकतंत्र का परिभाषा यही होता है कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, तो जनता। और तीसरा आप लोग का हो जाएगा संविधान। संविधान अगर देश में लिखित है तो बिल्कुल वह एक लोकतांत्रिक देश होगा, यानी कि वह एक सैद्धांतिक रूप से होगा। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे, सत्य में भागीदारी की आवश्यकता यहाँ पड़ती है, कहाँ पड़ती है? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बट समाज में, क्षेत्र विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों में, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 39वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 39वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक और पारंपरिक। देखिए पारंपरिक तो टकराव होते नहीं है, बाकी आप लोग का जो कि लोकतांत्रिक होता है, तो लोकतांत्रिक जो कि है वो आप लोग का चुनावी में होता है। आर्थिक जो कि है वो आप लोग के पैसे के जो कि फाइनेंशियल में देखने को मिलता है। बाकी सामाजिक के लिए जो कि आप लोग को राजनीतिक और हिंसा का रूप जो कि है सामाजिक में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है 30वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो न्यायालय को, राष्ट्रपिता को, संसद को, माफ कीजिए प्रधानमंत्री को। तो देखिए संसद को छोड़ के किसी की भी हिम्मत नहीं है जो संविधान की जो अधिकार है उसकी व्याख्या करे। ना राष्ट्रपिता, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना संसद, किसी की भी नहीं, बस न्यायालय को ही होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 31 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पे देखिए पुलिस जो है वो क्या, देखिए मान के चलिए आप इसमें संघ सूची में टिक लगाते हैं, तो संघ मतलब होता है जो पूरे देश के लिए होता है वो सूची। तो क्या पुलिस पूरे देश के लिए एक ही होता है? नहीं,
हर राज्य के लिए पुलिस अलग अलग होता है, ठीक है। तो पुलिस जो कि है हर राज्य का अपना अपना होता है। देखिए आप लोग बोल सकते हो संवर्ती सूची क्यों नहीं होगी। देखिए संवर्ती सूची का मतलब होता है जिसको दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के चलाए। इसका मतलब पुलिस जो है वो दोनों सरकार मिल के चलाती हैं, ऐसा नहीं होता है। जो केंद्र सरकार होता है उनका एक स्पेशल फोर्स होता है, ठीक है, जिसको सीआरपीएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। उनका स्पेशल एक फोर्स होता है, ठीक है। एनडीए भी आप लोग कह सकते हैं, एनडीआरएफ। बाकी जो पुलिस होता है वो राज्य सरकार के हितों में काम करता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग सुना होगा झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, तो सबका अलग अलग जो कि है विभाग होता है। तो इस प्रकार राज्य सूची में आते हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो सब जो कि है राज्य के अलग अलग रहते हैं। 31 नंबर का प्रश्न इस प्रकार का हो जाएगा। बाकी व्यापार से भी आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो। 32 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का देखिए पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त होता है। तो देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार के पास जो कि है होता है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि केंद्र के द्वारा शासन चलाने वाला प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं 33 नंबर की तरफ। देखिए 33 नंबर का प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का होने वाला है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे कहा जाता है सत्ता का हस्तांतरण, ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का नवीकरण, सत्ता का दुरुपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसका डेफिनेशन जो कि है इस प्रकार का होगा। अब 34 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं। तो आर्थिक विकास, तो नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। तो देखिए नियमित रोजगार, बेहतर मजदूरी और स्वतंत्रता, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का 4 ऑप्शन हो जाएगा राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर की तरफ। तो देखिए 35 नंबर में है भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, ठीक है। भारत के किस राज्य में गरीबी का जो कि है प्रतिशत सबसे अधिक है। तो देखिए इसमें जो कि आप लोग का जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, देखिए इसके जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मणिपुर, बिहार। तो इसका जो कि है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत के किस क्षेत्र में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो बिहार में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 36वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 36वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है। सामान्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में दिखाई देती है, तो सेवा क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में। तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि एक ऐसी बेरोजगारी जो छुपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो कि कृषि क्षेत्र में अधिकतर दिखाई देते हैं, इसके कारण है कि वहाँ जो कि है 5 आदमी की जरूरत रहती है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा आदमी काम करते हैं। बाकी सेवा क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, इस में तो काम के लिए खुद 1 या 2 व्यक्ति को ही रखा जाता है। बस चलिए हम लोग चलते हैं 37 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए भारत किस वर्ग के देशों में आता है, ठीक है। भारत किस वर्गों के देश में आता है, तो निम्न आय, गरीब, विकसित, कम जनसंख्या, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो कि है पहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि निम्न आय। देखिए यहाँ पे जो कि निम्न आय वाला होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भारत विकसित देश तो अभी बना नहीं, इसमें विकासशील देश ऑप्शन में होता तो वही राइट आंसर होता, बाकी विकासशील नहीं है तो यहाँ पे निम्न आय ही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 38 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता, ठीक है, विशालता को प्रदर्शित करता है, तो सकल घरेलू उत्पाद, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी, क्योंकि यहाँ पे अर्थव्यवस्था का पूछा गया है, ठीक है, तो जीडीपी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 39वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधि के प्रमुख उदाहरण हैं। तो देखिए ये जो कि आप लोग का हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं ये आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है। सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो कि ऑप्शन में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और इनमें से सभी। तो देखिए पहला जो कि प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि या सहायक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र जिसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे सेवाएं भी दी गई हैं, तो इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर सेवा यानी कि तृतीय क्षेत्र मार सकते हो। बाकी नेक्स्ट उत्तर को हम लोग देखते हैं। अंतिम प्रश्न हम लोग का रहने वाला है, और ऐसे जो कि है
अब आप लोगों को जो कि है ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग का जो कि है बोर्ड एग्जाम सामने आ रहा है, तो सभी के सभी प्रश्न आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग को जो कि है फाइनल एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग को पता चलता है कि कहाँ से प्रश्न आए थे, तो बाद में आके आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए एग्जाम से पहले आप लोग ये सब वीडियो जरूर से जरूर देखना। और मैं जो कि सभी के सभी जो कि प्रीवियस ईयर्स के जो कि क्वेश्चन में आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। अंतिम प्रश्न हम लोग का है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए, कृषि क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उसमें किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो देखिए यहाँ पे है स्वैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, अल्प बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, या चक्रीय बेरोजगारी। तो देखिए यहाँ पे जो कि आप लोग का हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो एक चक्र रह जाता है, ठीक है, कैसे 2 महीने का काम फिर 2 महीने आराम, ठीक है, फिर 2 महीने का काम फिर 2 महीने आराम। तो ऐसे जो कि है जो कृषक होते हैं यानी कि किसान होते हैं उनको जो कि 6 महीना काम और 6 महीना आराम होता है, ठीक है, क्योंकि उनके बाद उनको खेती करने का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि खेती करने के लिए 6 या 7 महीने ही होते हैं। अभी तो इससे भी कम हो गए हैं, अभी 4-5 महीने ही उनको जो कि बेरोजगारी मिलती है। चक्र बेरोजगारी, ये एक चक्र घूमते रहता है, जैसे इतना दिन देखिए किस प्रकार होता है, ये मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए मान के चलिए ये चक्र है, ठीक है, चक्र ही है। अब देखिए आप लोगों को इतना दिन काम मिला, फिर आप लोग को इतना दिन काम नहीं मिला, फिर जब इतना दिन आएगा, इस दिन आएगा, तभी आप लोग को काम मिलेगा। तो ये एक चक्र जैसे जो कि है घूमते जाता है, इतना में काम, फिर इतने में आप लोग नाकाम, फिर इतने में काम। तो इस प्रकार का जो कि ये जो कि है चक्र घूमते ही जाता है, घूमते ही जाता है, घूमते जाता है, एक चक्रीय बेरोजगारी के रूप में कहा जा सकता है। बाकी आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग PDF वगैरह जो कि है ले सकते हो ज्वाइन हो के। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।